फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है किसान आंदोलन, मोदी कल्ट का अंत और नए लोकतंत्र की तलाश। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई और इस महापंचायत का जो सबसे उज्जवल पक्ष है वो ये कि इस महापंचायत में बड़ी संख्या में, पहले से भी अधिक संख्या में किसानों ने पार्टिसिपेट किया। कहने के लिए किसान आंदोलन पिछले 25-26 नवंबर से चल रहा है। उसके पहले से ही, बल्कि जब ये किसान विरोधी 3 बिल लाए गए थे तो किसानों ने पंजाब में शुरू कर दिया था। तो 284-85 दिन इस किसान आंदोलन को दिल्ली बॉर्डर पर हो गए। और ये जो महापंचायत, ये पहला अनुभव है मैं नहीं जानता आप लोगों को क्या अनुभव। मेरा पहला अनुभव यह है कि किसान आंदोलन लगातार अपना शिरकत का दायरा, पार्टिसिपेशन का दायरा बढ़ाता चला जा रहा है, जो कि एक अभूतपूर्व घटना है किसी भी डेमोक्रेसी में। एक खासतौर पर भारत में जो अभी शासन है नरेंद्र मोदी की सरकार का, उसमें तो लोकतंत्र में और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जनता के मांगों के लिए लोगों के शिरकत को लगातार बढ़ाना अपने आप में एक चुनौती है। तो किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानी जाएगी आज तक की डेट में, अभी वो करनाल में है। आपने कभी सुना एक किसान पर हमला हुआ, वो पलट के किसानों ने कहा कि हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, घेर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पहले भी हमले हुए हैं किसानों पर, लेकिन ये तेवर और ये जोश और ये कुर्बानी का जज्बा पहले कभी नहीं देखा गया। किसान आंदोलन को अब आप हम सब हल्के ढंग से न लें, मोदी सरकार भी हल्के ढंग से न ले। किसान आंदोलन ने बड़े पैमाने पर किसानों में जो सबसे बड़ा काम किया है, उन्होंने किसानों की चेतना का विकास किया है। यहां पार्टियां पहले से थीं, अभी भी हैं, लेकिन किसान आंदोलन ने जो चेतना किसानों के अंदर, साधारण किसानों के अंदर जो पैदा की है, वो अभूतपूर्व है। किसानों के अंदर चेतना पैदा होने के दूरगामी परिणाम निकलेंगे। किसान अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और मैदान छोड़ नहीं रहे हैं, तो इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूं। आप याद कीजिए तेलंगाना के किसान आंदोलन को, जो 46 से लेके 48 के बीच में 2 साल चला तेलंगाना में। हजारों कम्युनिस्ट मारे गए उसमें, हजारों कम्युनिस्टों के ऊपर झूठे केस चलाए गए। और उस किसान आंदोलन के तत्काल बाद जो पार्लियामेंट का फर्स्ट इलेक्शन हुआ, आप जाइए इंटरनेट पर खोज कीजिए, आजादी मिली थी पंडित नेहरू के नेतृत्व में, लेकिन पंडित नेहरू से अधिक वोट से जीता कौन? आंध्रा किसान सभा का अध्यक्ष। पार्लियामेंट में कांग्रेस के बाद सबसे बड़े ग्रुप के तौर पर लंबे समय तक उभर कर कौन लोग आए? कम्युनिस्ट। किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने सोचा ही नहीं था। जो आंध्रा किसान सभा के अध्यक्ष को पहले ही लोकसभा के चुनाव में जो वोट मिले, उतने वोट तो किसी भी कांग्रेस के नेता को नहीं मिले। इतने बड़े मार्जिन से वो जीता था। और तेलंगाना के किसान आंदोलन ने जो नींव डाली, जमींदारी उन्मूलन कानून बना, किसानों के बारे में अनेक योजनाएं लागू की गई। ये बात बताने का सिर्फ मेरा एक मकसद है, नरेंद्र मोदी तो के पास में तो कोई विरासत नहीं है सिवाय क्रिमिनल्स, हुड़दंगी, दंगों में शामिल लोग, उनकी विरासत है इसके पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास तो स्वाधीनता आंदोलन की विरासत थी और वे खुद 10 साल से अधिक समय जेल में रहे थे।
लेकिन तेलंगाना के किसान आंदोलन ने कांग्रेस को एकदम साइज करके रख दिया। नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व, नरेंद्र मोदी का तो यह है कि विज्ञापन ना हो तो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व मक्खियां बन गए। नरेंद्र मोदी का तो जितना व्यक्तित्व है वो विज्ञापन की वजह से। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में कोई गुण नहीं है, एकदम गुणहीन शासक, जैसे कि डिक्टेटर होते थे। कहने का मेरा आशय यह कि किसान आंदोलन अब जिस चरण में दाखिल हो चुका है मुजफ्फरनगर की पंचायत के बाद, वो बहुत महत्वपूर्ण चेंज है, वो साधारण चेंज नहीं है। शुरुआत उसकी हो चुकी थी बंगाल के विधानसभा चुनाव के समय पे। अब किसान ये समझने लगा है कि जो मौजूदा लोकतंत्र है, उस मौजूदा लोकतंत्र में उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मौजूदा लोकतंत्र में जो लोग चुन के जाते हैं वे उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। अगर लड़ाई लड़ रहे होते, सैकड़ों किसान मर चुके हैं इस आंदोलन में अभी तक। लेकिन अभी तक किसान आंदोलन के समर्थन में किसी सांसद ने इस्तीफा नहीं दिया। लाखों किसान, तकरीबन 20 लाख किसान अभी मुजफ्फरनगर में एकत्रित हुए, और 20 लाख किसानों के ये जो जमावड़ा था उसका एक ही मैसेज था, वोट पर चोट। और ये वोट पर चोट का जो स्लोगन है, ये ही नए किस्म के लोकतंत्र की तलाश की दिशा में पहला कदम है। भारत के इतिहास में ये दूसरी बार ये चीज घट रही है। पहली बार, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि तेलंगाना के किसान आंदोलन और उसके दमन के बाद कांग्रेस को वो चीज फेस करनी पड़ी, पंडित नेहरू को वो चीज फेस करनी पड़ी थी। आप तय मानिए, नरेंद्र मोदी लाख कोशिश कर लें, लाख दमन कर लें, वो तेलंगाना आंदोलन में जितना दमन हुआ था उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम निकले। तेलंगाना के किसान आंदोलन की वजह से ही आप जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं ना, उस राष्ट्रीय राजमार्ग का जन्म हुआ, जमींदारी उन्मूलन कानून का जन्म हुआ, अनेक चीजें आई। मैं उनकी लिस्ट नहीं बताना चाहता। मैं जो चीज शेयर करना चाहता हूं वो ये कि किसानों ने एक बड़ा एजेंडा अपने हाथ में ले लिया। उनकी मांगे तो हैं ही, जिन मांगों के लिए वो जो 3 बदनाम जो कृषि बिल कानून है वो वापस लिए जाएं, उनको उनका जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, ये 4 तो बुनियादी मांग हैं ही। लेकिन अब एक नई मांग उसमें शामिल हुई है। लोकतंत्र जैसा है उसे हम वैसा नहीं रहने देंगे। किसान अपने लिए एक नए लोकतंत्र की तलाश की दिशा में आगे बढ़ चुका है, और ये जो नए लोकतंत्र की दिशा में जो किसान का जो प्रवेश करना है, किसी ने नहीं कहा किसानों से कि आप इलेक्शन में भाग लीजिए। किसी ने नहीं कहा कि, किसी पार्टी ने डिमांड नहीं की कि किसान जो है वो चुनाव के टाइम पर जाके भाषण दें और वोटरों से अपील करें। किसान अपने आप निर्णय ले रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इससे एक चीज का अंदाजा लगता है कि किसान के अंदर लोकतंत्र की चेतना और अपने अधिकारों की चेतना का बहुत तेजी से इस मौजूदा किसान आंदोलन ने विकास किया है। ये जितने नेता हैं किसान आंदोलन में, अभी ये पहले भी थे, लेकिन ये जो नया जो दौर है जिसमें कि ये किसान आंदोलन दाखिल हुआ है, इस किसान आंदोलन की ब्यूटी ये है कि इसने साफ संदेश दिया है। वोट पर चोट का मतलब है हमें नए किस्म की डेमोक्रेसी चाहिए। हमें एक ऐसी डेमोक्रेसी चाहिए जो कि किसानों के पक्ष में खड़ी हो। हमें ऐसी डेमोक्रेसी चाहिए जो मजदूरों के, छात्रों, नौजवानों के पक्ष में खड़ी हो। अभी तक ये जो सारा का सारा जो किसान आंदोलन में जो 32, 33 या 38 जो भी संगठन शामिल हैं, ये सारे संगठन मिलकर किसानों को एकजुट करते रहे, किसानों को मोबिलाइज करते रहे, लेकिन
मुजफ्फरनगर की पंचायत के बाद वे अब अगले चरण में दाखिल हो रहे हैं। अब किसान और आम जनता के बीच में एकता स्थापित की जाए और आम जनता को किसानों के आंदोलन में शिरकत का मौका दिया जाए, उन्हें जोड़ा जाए, उसकी चेतना को बदला जाए। और यह बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है। किसान खाली अब वो 3 मांगों तक सीमित नहीं है, अब उन्हें लोकतंत्र चाहिए। किसानों को लोकतंत्र चाहिए। जब ये ललक, ये इच्छा किसानों में पैदा हो जाएगी तो लोकतंत्र अब वैसा नहीं रहेगा जैसा कि पहले था। उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार आए, बीजेपी के अलावा किसी भी दल की सरकार आए, मैं चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, कोई भी सरकार आए, लेकिन उसको अब किसान को अपना एजेंडा बनाना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जितनी महत्वपूर्ण जो पार्टियां हैं, किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, एक बीजेपी को छोड़ के। तो ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां जितने भी राजनीतिक दल हैं बीजेपी के अलावा, वे सब किसानों के साथ हैं। और ये साधारण उपलब्धि नहीं है। किसान आंदोलन के नेता किसी भी राजनीतिक दल के दरवाजे पर समर्थन मांगने नहीं गए, बल्कि उल्टा हुआ है। किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए राजनीतिक दलों ने अपने समर्थन की घोषणा की है, और यह बड़ी चीज है। कहने का मतलब यह, किसान आंदोलन का दायरा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और अब जो चीज है, वो किसानों की जो 4 महत्वपूर्ण मांगे हैं वो तो हैं ही, लेकिन अब असली मांग जो है अब सामने आई है, वो है उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए। उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों के हित की रक्षा करे। ये कैटेगोरिकल डिमांड, ये कैटेगोरिकल फीलिंग पहले कभी भी किसी भी किसान आंदोलन ने पैदा नहीं की थी। किसान ये बात समझ चुके हैं कि मौजूदा लोकतंत्र के ढांचे के तहत किसानों को बचाना संभव नहीं है। इसलिए वे अब बाकायदा दबाव की राजनीति, प्रेशर की राजनीति, वो सभी दलों को उन्होंने प्रभावित किया, और सभी दल मजबूर हैं उनके एजेंडे को इंडोर्स करने के लिए, एक बीजेपी को छोड़ के। तो इसे मैं बहुत ही असाधारण उपलब्धि मानता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन के साथ लोग जुड़े हैं। ये क्षेत्रीय आंदोलन नहीं है, ये खाली हरियाणा पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये यूपी का सिर्फ आंदोलन नहीं है, ये राष्ट्रीय आंदोलन है। इसकी राष्ट्रीय मांगे हैं, और इसके केंद्र में राष्ट्र की सबसे बुनियादी चीज डेमोक्रेसी अब इसके केंद्र में आ चुकी है। लोकतंत्र में अगर किसान तय करके भाग लेगा तो लोकतंत्र का तो चरित्र बदल जाएगा। हम तो बहुत कोशिश करते रहे, सारे लोग जो मजदूरों किसानों के लिए काम करते थे, कि किसान बोले लोकतंत्र के लिए। किसान नहीं बोलता था, लेकिन अब किसान बोल रहा है, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले कम्युनिस्ट पार्टी बोलती थी, राजनीतिक दल और दूसरे राजनीतिक दल बोलते, किसान संगठन बोले डेमोक्रेसी के लिए, किसान संगठन मैदान में उतरे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। ये एक नया पैराडाइम शिफ्ट है। पिछले 70 साल में किसानों की डेमोक्रेसी को लेकर इस तरह की जिद कभी नहीं देखी गई, और यह जिद स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे लोकतंत्र का चरित्र बदलेगा। दूसरी चीज जो इस आंदोलन ने की है, जिसे कि कायदे से समझने की जरूरत है, वो ये कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच के जो अंतर्विरोध हैं, उसने तीखे कर दिए, गहरे कर दिए। पूरा देश इस बात को जानता है और मानता है कि किसानों की केंद्र सरकार अनदेखी करती रही है। यह मैसेज, किसान बनाम केंद्र सरकार का मैसेज, केंद्र सरकार की नीतियां और किसानों के हित, इनके बीच की टकराहट, यह मैसेज, यह अभी पूरे देश में सामान्य जन में कम्युनिकेट हुआ है। हम लोग किसान आंदोलन को चाहें या ना चाहें, लेकिन यह मैसेज गया है कि किसान
और मोदी के बीच में डायरेक्ट टकराव है। मोदी किसानों के साथ नहीं है बल्कि किसानों के खिलाफ है। भाजपा किसानों के साथ नहीं है, किसानों के खिलाफ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसानों के खिलाफ है। यह मैसेज गया है और यह मैसेज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। दूसरी चीज जो इस पूरे क्रम में घट रही है वो ये कि जो मैं रेखांकित करना चाहता हूं वो ये कि 20वीं शताब्दी थी बुर्जुआजी की और 21वीं शताब्दी अब होगी गैर बुर्जुआजी की, किसानों की और दूसरे लोगों की। जो लोग सोच रहे हैं कि ये जो तमाम किस्म का मोनेटाइजेशन, कारपोरेट लोगों के हाथों में जो है सरकारी संपत्तियों का बेचा जाना, बैंकों का लूटा जाना, ये अंतिम दौर है, जान लीजिए आप। क्योंकि जो 21वीं शताब्दी का जो बिगुल है वो अब किसान बजाएंगे, बुर्जुआजी नहीं बजाएगा। और आप तय मान लीजिए किसान का जब एजेंडा केंद्र में आएगा तो बुर्जुआजी मजबूर होगा। हाँ, एक चीज नोटिस में आई है हम लोगों के, वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं, वो ये कि किसान आंदोलन का अभी भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों पर कम असर है। किसानों के विभिन्न सेक्शंस को किसान आंदोलन से जुड़े हुए संगठनों ने विनोवर किया और वे लगातार अपना आधार विस्तृत कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों में इसके प्रति समर्थन और सहानुभूति पैदा की जाए और ये जो मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के साथ में जो किसान आंदोलन की दूरी बनी हुई है, इस दूरी को कम किया जाए। सब लोग जानते हैं इस बात को कि इस दौर में ट्रेड यूनियन पर सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं, ट्रेड यूनियन कमजोर हुई हैं। सब लोग जानते हैं कि बुर्जुआजी और ज्यादा कंजर्वेटिव बना है। बुर्जुआजी बहुत ही नेकेड फॉर्म में 47 में बुर्जुआजी ऐसा नहीं था। 47 में पूंजीपति वर्ग ऐसा नहीं था जो आज पूंजीपति वर्ग है। हिंदुस्तान का पूंजीपति वर्ग खुल के नग्नतम रूप में अनुदारवादी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधाराओं के पक्ष में खड़ा है। और सबसे ज्यादा फंडिंग वो किसको कर रहे हैं? वो बीजेपी और आरएसएस को। तो अब किसानों की ये जिम्मेदारी है कि वे उदारतावाद को भी बचाएं, लोकतंत्र को भी बचाएं। तमाम किस्म के जो इस बीच में जो ट्रेंड डेवलप हुए हैं उसमें सबसे मेजर ट्रेंड था जो कि देखिए कोइंसिडेंट, देखिए यही मुजफ्फरनगर था जहां से कि 2014 में दंगे करा के बहुसंख्यकवादी राजनीति की नींव डाली गई और नरेंद्र मोदी बहुमत से जीते। और यही अब मुजफ्फरनगर है जहां सांप्रदायिकता को दफन कर दिया गया है। ये दूसरी बड़ी उपलब्धि है। आइडियोलॉजिकली लोगों के जेहन से, इलाके से सांप्रदायिकता को निकालना बेहद जटिल काम है, लेकिन यह जटिल काम मुजफ्फरनगर की पंचायत के जरिए जो हुआ है वो बहुत मूल्यवान है। वो किसी भी किस्म के इलेक्शन और वोट से भी ज्यादा मूल्यवान है। साधारण लोगों में जो जहर पिछले 7-7.5 साल में जो नरेंद्र मोदी ने बोया था हिंदू मुसलमान की लड़ाई का, उस जहर को शमित करने में, उस जहर को शांत करने में और सांप्रदायिक सौहार्द को स्थापित करने में किसान आंदोलन की बहुत ही महत्वपूर्ण आइडियोलॉजिकल भूमिका है और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। टेलीविजन चैनल, तमाम किस्म के अखबार, तमाम किस्म के नेताओं के भाषण जो नहीं कर सके, वह काम इलेक्शन का प्रोपेगेंडा भी, सेकुलर पार्टियों का प्रोपेगेंडा भी, ये जो सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने का काम नहीं कर पाया। लेकिन वह काम किसान आंदोलन के नेताओं ने और किसान आंदोलन ने नीचे जमीन पर करके दिखाया है और ये बहुत मेजर शिफ्ट है। अगला जो हिंदुस्तान होगा वो अब हिंदुस्तान वह नहीं होगा जो आपने देखा है। आप तय मान लीजिए, नरेंद्र मोदी लाख कोशिश करें, लाख प्रयत्न करें, हिंदू मुसलमान विभाजन की लाख कोशिशें करें, अब वो सक्सीड नहीं करेंगे। क्योंकि साधारण लोगों को यह चीज समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी के पास में वायलेंस और नफरत के अलावा कोई चीज नहीं है।
पिछले 7 साल में जो एक सिस्टम हमारे बीच में विकसित किया गया था, उस सिस्टम में क्या था? आप ज्यादा से ज्यादा रूढ़िवादी बने, ज्यादा से ज्यादा अंधविश्वासी बने, ज्यादा से ज्यादा आक्रामक बने, ज्यादा से ज्यादा असहिष्णु बने, नफरत और नफरत पर लिखें, नफरत करें और नफरत पर लिखें। ये चीजें बड़े पैमाने पर क्रिएट की गई लोगों के जेहन में। किसान आंदोलन ने इन सारी चीजों के खिलाफ एक तरह से आइडियोलॉजिकली जो हमला बोला है, वो हमले को समझने की जरूरत है। किसानों की मांगे सिर्फ किसानों की मांगे नहीं है, लेकिन ये जो नीचे जो तमाम किस्म के जहर बोया गया था पिछले 7.5 साल में नरेंद्र मोदी और उनकी कंपनी के जरिए, वो जहर को चुनौती की तरह लिया किसान आंदोलन ने, जिसकी वो चर्चा नहीं करते। वो जो नारा उन्होंने लगाया ना, अब तो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा एक साथ लगेगा, ये सिंबॉलिज्म है। ये सिंबॉलिज्म है नरेंद्र मोदी के उस हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता के नारे को लेकर। तो ये जो एक नया नॉर्मल शुरू किया था, जिसमें रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास था, आक्रामकता थी, असहिष्णुता थी, इस नए नॉर्मल को किसान आंदोलन ने आइडियोलॉजिकली ब्रेक किया है, तोड़ दिया है एकदम। और ये बिना मीडिया के सपोर्ट के किया है उसने। मीडिया तो लगातार वही काम कर रहा है जो मैंने आपको बताया अभी। सोशल मीडिया भी वही काम कर रहा है। तो पहली चीज जिसे कि अंडरलाइन किया जाना चाहिए, किसान आंदोलन ने कहते हैं ना, इतने दिन से बैठे हैं, क्या मिला इनको? इनको जो मिला वो किताबों से नहीं मिला, इनको जो मिला वो सांसदों से नहीं मिला। इन किसानों को और किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को, जो नीचे किसान आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, जहां जहां वो किसान रहते हैं, उनके बीच में वो जाते हैं, उनको सबसे मूल्यवान चीज मिली लोकतांत्रिक चेतना और लोकतंत्र के प्रति लगाव और अपने अधिकारों से लड़ने की ललक, इच्छा शक्ति पैदा हुई, जो कि बहुत मूल्यवान है। किसान आंदोलन ने एक और काम किया। वो काम ये क्या किया? उसने काम ये किया कि ये जो तमाम किस्म के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस थे, वो किस तरह से निष्क्रिय हैं, इसको एक्सपोज कर दिया। अदालत बोल नहीं रही है, संसद बोल नहीं रही है। किसान आंदोलन न होता तो ये जो निष्क्रियता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाओं की, ये निष्क्रियता सामने नहीं आती। जो डेमोक्रेसी के जो पिलर कहे जाते हैं, वो डेमोक्रेसी के पिलर कितने अंदर तक सड़ चुके हैं और सरेंडर कर चुके हैं, ये चीज बड़े पैमाने पर एक्सपोज की है किसान आंदोलन ने। तीसरी चीज जिसको किसान आंदोलन ने उजागर किया, वो ये कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो लोकतंत्र को बचाने के लिए एक ही चीज है कि आपके पास में लोकतांत्रिक चेतना और लोकतांत्रिक एजेंडा हो। और लोकतांत्रिक एजेंडे को ले जाने के लिए क्लास ऑर्गेनाइजेशन हो। किसान एक वर्ग है, क्लास है। ये जो पिछले 25 साल से 30 साल से जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स के नाम पर जो डिवीजन हुआ है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर, ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आई और उसने जो डिवीजन किया है, इसको एक सिरे से किसान आंदोलन ने ध्वस्त कर दिया। अब लोकतांत्रिक मसले होंगे और लोकतांत्रिक आइडेंटिटी और लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन की रक्षा का सवाल केंद्र में होगा, न कि आइडेंटिटी की रक्षा का सवाल। जो लोग ये सोचते हैं कि वो सामाजिक विभाजन करके, जाति विभाजन करके, जाति के मसले को, ये जो आ रहा है ना लगातार, कास्ट सेंसस करो, ओबीसी को रिजर्वेशन दो, इसको, अब वो मसले अब धीरे धीरे गौड़ हो गए हैं। वो मसला है ही नहीं। अब असल मसला है नई डेमोक्रेसी चाहिए और क्लास पॉलिटिक्स चाहिए। जो हिंदुस्तान की उत्पादक शक्तियां हैं, उन उत्पादक शक्तियों के हितों की रक्षा कैसे की जाए, इसकी राजनीति चाहिए। किसान आंदोलन ने इसे फोकस करके केंद्र में लाके खड़ा कर दिया। फोर्थ चीज जो उसने की है, बहुत ही कमाल की चीज की है। किसान बड़ा पैरासाइट होता था, मेहनत मजदूरी करता, लेकिन राजनीतिक चेतना के प्रति उसके अंदर उतनी ललक नहीं होती थी। वोट डाला भूल जाता था। पहली बार ये चीज घट रही है कि किसान के अंदर संघर्ष का जज्बा पैदा हुआ है। संघर्ष करो और संगठन बनाओ।
पिछले 30-35 साल में किसान सभाएं धीरे धीरे गायब हो गई हैं। नए तरीके से किसान आंदोलन का खड़ा होना, किसानों के संगठन का खड़ा होना, किसानों के अंदर यह चेतना पैदा करना कि संघर्ष और संगठन ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बिना इसके आप लड़ नहीं सकते। आपके 70 साल के लोकतंत्र ने किसानों से उनके संगठन की चेतना और लोकतांत्रिक चेतना छीन ली थी, लेकिन इस आंदोलन के दौरान उसने संगठन की चेतना पैदा की और लोकतांत्रिक चेतना पैदा की, और इसके आधार पर उसने किसानों के बीच में एकता पैदा की। ये किसान जाट के नाते एकत्रित नहीं हो रहे, ये किसान हिंदू और मुसलमान के नाते एकत्रित नहीं हो रहे, ये किसान के नाते एकत्रित हो रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण पैराडाइम शिफ्ट है कि क्लास बेसिस पर किसान ऑर्गेनाइज हो रहा है। उसमें लैंडलेस लेबर भी है, उसमें छोटी जोत का किसान भी है, उसमें बड़ी जोत का किसान भी है, उसमें ट्रैक्टर वाले भी हैं, उसमें खुरपी वाले भी हैं, उसमें पैदल चलने वाले भी हैं, उसमें कार में चलने वाले भी हैं। तो ये जो बड़ा परिदृश्य किसानों ने बनाया है, उसमें उन्होंने एक ही मैसेज दिया है कि अगर एकजुट रहोगे तो स्ट्रगल कर सकते हो, और स्ट्रगल करोगे तो जीत तुम्हारी होगी। यह तय है, जीत इनकी होगी। जैसा कि मैंने कहा कि अभी किसान एकता पर काम हो रहा है, अगले चरण में किसान और जनता के बीच, किसान और मध्य वर्ग के बीच, किसान और निम्न मध्य वर्ग के बीच में कैसे एकता स्थापित की जाए, कैसे किसानों के जरिए जो प्रश्न उठाए गए हैं उन प्रश्नों को मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग और शहरी जनों के बीच में ले जाया जाए। क्योंकि गांव का जो मध्य वर्ग है, गांव का जो निम्न मध्य वर्ग है, वो किसान आंदोलन के साथ है। शहरी मध्य वर्ग से अभी दूरी बनी हुई है, और इस शहरी मध्य वर्ग की जो दूरी है, इसको पाटने का काम किसान आंदोलन को करना है। पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज जो डेवलप हुई है, जो कि नोटिस लेने की है, वो ये नरेंद्र मोदी की स्टाइल रही है जब से वो सरकार में आए हैं। स्टाइल ये रही है कि वो किसी भी एक मसले पर टिकते नहीं और न टिकने देते हैं किसी को। आज वो एक कानून बनाएंगे, 2 दिन बाद दूसरा कानून बना देंगे, 3 दिन बाद तीसरा कानून बना देंगे। नरेंद्र मोदी इसी स्टाइल से पिछले 7.5 साल से काम कर रहे हैं, और ये उनकी जनता का ध्यान हटाने की टेक्निक भी है, और ये अपना सत्ता का दुरुपयोग करने की टेक्निक भी है। पहली बार लंबे समय तक किसान इतने बड़े पैमाने पर अपनी मांगों पर अड़ा रहा, अभी भी अड़ा हुआ है। वो किसी भी किस्म की ध्यान हटाने वाली जो टेक्निक है, उसके गर्त में जाना नहीं चाहता। अब जैसे अभी सबको मालूम मुजफ्फरनगर में पंचायत होगी और महापंचायत होगी, इसमें 10, 15, 20 लाख लोग आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान हटाने के लिए करनाल में किसानों के सिर फोड़ने के लिए आदेश दे दिया कि किसानों के सिर फोड़े जाएं, जिससे किसान डाइवर्ट होकर करनाल चला जाए। लेकिन किसान करनाल नहीं गए, किसान आज करनाल गए, किसान पहले मुजफ्फरनगर गए। तो नरेंद्र मोदी की ध्यान हटाने की जो शैली है, जो राजनीति है, किसान उसे बखूबी जान गया है और समझ गया है। एक अगली चीज जो इस बीच में डेवलप हुई है, वो ये कि किसान ने जो सबसे बड़ा काम किया है, वो क्या किया है, मोदी का एक कल्ट फिगर के तौर पर, एक नायक के तौर पर किसानों में असर था। किसानों का बड़ा हिस्सा जो अभी आंदोलन में शामिल है, उसमें बड़ा हिस्सा मोदी के इमेज से प्रभावित था। छठी महत्वपूर्ण चीज जो घटी है, वो ये कि नरेंद्र मोदी की जो कल्ट इमेज थी, वो ध्वस्त हो चुकी किसानों में। अब किसान मोदी को अपना नायक नहीं मानते, किसान अब मोदी के भाषणों से प्रभावित नहीं होते। और ये जो कल्ट इमेज है, इस कल्ट इमेज को कांग्रेस इतने हैवी प्रोपेगेंडा के बावजूद नष्ट नहीं कर पाई, कम्युनिस्ट नष्ट नहीं कर पाए। लेकिन किसान आंदोलन ने इस कल्ट इमेज को किसानों के अंदर एक सिरे से ध्वस्त कर दिया। आप किसानों से बात कीजिए, उसके रिएक्शन देखिए, आपको पता चलेगा कि वह कैसे मोदी से नफरत करता है। यह वही किसान है जो 7 साल पहले, जिसने वोट दिया, 2019 में वोट दिया नरेंद्र मोदी को, वह नरेंद्र मोदी का फैन था, नरेंद्र मोदी की कोई आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज वही किसान नरेंद्र मोदी की किसी बात पर विश्वास नहीं करता। ये जो नरेंद्र मोदी के कल्ट का जो अंत है, ये इसका बहुत मूल्यवान पहलू है। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ने आपको किस कल्ट में बांध के और आपको कोने में फेंक दिया है?
नरेंद्र मोदी ने जो सबसे मूल्यवान काम किया था वो ये किया था कि उन्होंने अपने कल्ट फिगर के इर्द गिर्द एक पूरा राष्ट्रीय प्रवेश निर्मित किया। उससे मध्य वर्ग के लोग प्रभावित थे, जो अभी भी प्रभावित हैं, एक अच्छा खासा हिस्सा। उसमें गरीब लोग भी प्रभावित थे, उसमें किसान भी प्रभावित थे, उसमें मजदूर भी प्रभावित थे। तो नरेंद्र मोदी ने जिस नकली प्रवेश की सृष्टि की, एक कल्ट फिगर के नाते, उसका जो बुनियादी एलिमेंट है वो समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी के प्रभाव में जो आ गया, उसको सबसे पहला काम ये करना है कि वो अब रियलिटी को न देखे, यथार्थ को न देखे, यथार्थ की कसौटी पर नरेंद्र मोदी को कसना बंद कर दे। किसान आंदोलन ने इस पूरे के पूरे आइडियोलॉजिकल जो प्रस्थान बिंदु था नरेंद्र मोदी के कैंपेन का, इस प्रस्थान बिंदु को ही बदल दिया। अब किसान अपनी रियलिटी पर ज्यादा बात करते हैं, अपने सामाजिक यथार्थ पर ज्यादा बात कर रहे हैं। आप साधारण किसानों से बात करके देखिए, आप मध्य वर्ग के लोगों में नरेंद्र मोदी की कल्ट का असर है, तो वो अभी भी मध्य वर्ग के लोग भयानक बेरोजगारी के बावजूद, भयानक आर्थिक असुरक्षा के बावजूद, तबाही के बावजूद, कोरोना की तबाही के बावजूद, नरेंद्र मोदी सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है या उनको लागू नहीं कर रही है। इसके बावजूद मध्य वर्ग में अभी नरेंद्र मोदी का असर बरकरार है, शहरी मध्य वर्ग में खासतौर पर। जो ग्रामीण मध्य वर्ग है उसमें कोई नरेंद्र मोदी का असर नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को जो कल्ट फिगर जिस चीज ने बनाया, उसकी बुनियादी चीज ये थी कि जो नरेंद्र मोदी के असर में आए वो रियलिटी देखना बंद कर दे, यथार्थ की कसौटी पर राजनीति या नरेंद्र मोदी के एक्शन इनको परखना बंद कर दे। और यही हुआ। लोगों के दिमाग में यह चीज बिठा दी गई कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यह चीज टूट चुकी है, टूट चुकी है, लगातार धराशायी हो रही है ये चीज। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो कल्ट फिगर अपना बनाया था, उसमें आइडियोलॉजिकली ये चीज जेहन में उतारी थी कि जनता के सामने नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के इस प्रोपेगेंडा को किसानों ने ध्वस्त किया है। ये जगह जगह बीजेपी हार रही है, बीजेपी तबाह हो रही है, खरीद पैसा देके भी लोग मिलने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में दो चीजों का कवरेज बहुत बड़े पैमाने पर दिखाया गया है मीडिया में। एक तो है मोदी कल्ट और उसके इर्द गिर्द का जो आभा मंडल, वो, और धार्मिक कल्ट और उसके इर्द गिर्द का आभा मंडल। ये दो चीजों पर लोगों को इन्वॉल्व करके मीडिया ने रखा है। तो आप तय मानिए, जनता में यथार्थ को लेके जितनी अवेयरनेस और लोकतांत्रिक चेतना को लेके जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी, मीडिया के खिलाफ में लोगों का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। मीडिया ने अगर अपना सुधार नहीं किया तो मीडिया हाउसेस पर लोग जाके धावा बोलेंगे। नरेंद्र मोदी ने जो मोदी कल्ट पैदा किया, उसने जनता के कॉमन सेंस को, वो कॉमन सेंस था एकदम सामाजिक सद्भाव का, वो कॉमन सेंस था जनता के अंदर लोकतंत्र के प्रति आस्था का। इस कॉमन सेंस को नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे मोदी कल्ट के सेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो मोदी से जो प्रभावित हैं, मोदी कल्ट से जो लोग प्रभावित हैं, वे बार बार हमेशा मोदी की सिर्फ प्रशंसा करते हैं, वो बताते नहीं कि मोदी क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। तो पहली जरूरत क्या है, जिस पर के कायदे से किसान आंदोलन ने खूब जोर दिया है और इन्फेसिस के साथ पेश किया है, वो ये कि मोदी कल्ट के बारे में, मोदी की इमेज के बारे में, पिछले जो अभी जो मुजफ्फरनगर में भाषण हुए, उन भाषणों को सुनिए आप। वो मोदी की जो कल्ट इमेज थी, देशभक्त की, देश की संपदा के रक्षक की, उस इमेज की एकदम धुर्रियां उड़ा के रख दी हैं किसान नेताओं ने। लाखों किसानों में यह मैसेज गया है कि मोदी से बड़ा इस देश में जनता का शत्रु कोई नहीं है। तो मोदी कल्ट को इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों ने कभी
चुनौती देते एक सुना नहीं था। पिछले 7 साल में मोदी के खिलाफ में इससे बड़ी रैली कभी कहीं नहीं हुई, यहां तक कि बंगाल में भी नहीं हुई। इतनी बड़ी संख्या में किसान आए हैं मुजफ्फरनगर में, और वो अभी रेला थमने वाला नहीं है। मोदी की जो पूरी की पूरी कैंपेन की प्रक्रिया रही है वो ये रही है कि मानवीय जो अनुभव है उन्हें अस्वीकार करो, और जो यथार्थ जीवन है उसे अस्वीकार करो, और हर चीज को मोदी के कल्ट के साथ रख कर देखो। मोदी के बारे में सोचो, किसी और चीज के बारे में मत सोचो। मोदी ही महान है, और मोदी की महानता में ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। ये चीज जेहन में उतारी गई, इसी चीज को बुनियादी तौर पर आइडियोलॉजिकली एकदम किसान आंदोलन ने ध्वस्त किया है। आखिरी चीज, लोग पूछते हैं ना मोदी ने क्या दिया। मोदी ने पिछले 6.5 साल में सिर्फ एक ही चीज दी है हिंदुस्तान की जनता के लिए, वो है वायलेंस की शिक्षा। मोदी ने जितने बड़े पैमाने पर लोगों को वायलेंस करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को वायलेंस करने के लिए उत्प्रेरित किया, इतना बड़े पैमाने पर उत्प्रेरणा का काम किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, उनके सिर फोड़ने के आदेश दिए जा रहे हैं। लोग शांतिपूर्ण तरीके से चूड़ी बेच रहे हैं, कोई अपने गाजर बेच रहा है, कोई अपने भटूरे बेच रहा है, लेकिन लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक ही काम किया, वो है वायलेंस की शिक्षा, और कोई काम नहीं किया। और दूसरा जो बड़ा काम किया वो है सरकारी संपत्ति की खुली लूट। नरेंद्र मोदी ने ऐसी भाषा विकसित की है और लोगों के बीच में कॉमन लैंग्वेज के तौर पर उसे प्रसारित किया है, जिसमें कि आपको लूट दे सेवा लगे। नरेंद्र मोदी ने वायलेंस के प्रचार करते समय एक ऐसी भाषा विकसित की है जिसमें कि आप वायलेंस में मजा लेने लगे। तो लगातार जो मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के, शहरी मध्य वर्ग निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं, वे वायलेंस को प्रेज करते हुए लिखते हैं, वायलेंस से नफरत नहीं करते। ये मध्य वर्ग, ये हिंदुस्तान के लोग वायलेंस की भाषा नहीं बोलते थे 2014 के पहले। वायलेंस की भाषा इंटरनेट पर, सोशल मीडिया में नजर नहीं आती थी। सिर्फ एक ही समय नजर आई थी, वो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय बड़े पैमाने पर वायलेंस की भाषा बोली गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे रिवाइव किया। तो कल्ट की कल्चर, जो नरेंद्र मोदी कल्ट की कल्चर, उस कल्ट की कल्चर की धुरी है वायलेंस की भाषा। और ये जो वायलेंस की भाषा है, ये पर्सनैलिटी और आइडियोलॉजी इन दोनों को प्रभावित करती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी विचारधारा दोनों को ही ये प्रभावित कर रही है। इसलिए इससे कोई अछूता नहीं है। अभी कोई ये सोचे कि वो नरेंद्र मोदी से अछूता है, उसके इस कल्ट कल्चर से अछूता है, वो गलतफहमी का शिकार है। क्योंकि लगातार जो लोग वो बचे वही लोग हैं नरेंद्र मोदी की कल्ट कल्चर से, जो नरेंद्र मोदी के ग्रुपों में शामिल नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के द्वारा संचालित जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उनका अध्ययन अध्यापन नहीं करते। वही लोग बचे हुए इस कल्ट कल्चर से। तो नरेंद्र मोदी ने कल्ट कल्चर के जरिए, वायलेंस की शिक्षा के जरिए एक नए किस्म के सोशल रिलेशन, जिसे हम लोग क्रिमिनल सामाजिक संबंध कहते हैं, आपराधिक सामाजिक संबंध कहते हैं, उसको जन्म दिया है। किसान आंदोलन ने इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से पहचाना। इसलिए आप देखें, किसान आंदोलन में कहीं पर भी वायलेंस नहीं है। किसान आंदोलन में सिर फूटे लोगों के, लेकिन उन्होंने पलट के पुलिस वालों को नहीं पीटा, सिर फूट गए। वो चाहते तो पुलिस वालों की एकदम खाल उधेड़ के रख सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। नरेंद्र मोदी तो चाहते हैं कि वायलेंस का जवाब वायलेंस से दिया जाए, जिससे कि वो ज्यादा दमन कर सकें। सब लोग जानते हैं कि हिंसा की भाषा और हिंसा की राजनीति का उत्तर अहिंसा की भाषा और अहिंसा की राजनीति है। और किसानों ने इसे अपने आचरण में गांव गांव तक पहुंचाया है।
इस नरेंद्र मोदी की कल्ट कल्चर से निकलने का जो रास्ता किसान आंदोलन ने दिखाया है, उसे मैं 2 लाइन में बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। वो ये कि अगर आपको नरेंद्र मोदी के प्रभाव से बचना है तो पहला काम यह कीजिए कि नरेंद्र मोदी को सुनना बंद कर दीजिए। नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं उसे पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी वायलेंस की भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी संस्थानों की लूट की भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं बोलते। उन तमाम व्हाट्सएप से लेके मैसेंजर तक के उन तमाम सामुदायिक सामूहिक ग्रुपों से आप निकल जाइए जहां ये हिंसा और वायलेंस का प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा अहरनिश चलता रहता है। आप निकल जाइए। अगर आप नहीं निकले, जैसा कभी है, जो लोग नरेंद्र मोदी की कल्ट कल्चर के शिकार हुए वे लोग अभी मनोरोगी की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उनके अंदर पैदा हुआ है। समाज में सामाजिक संतुलन बने, मनुष्य सामाजिक तौर पर, क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी की जो कल्ट कल्चर है वो व्यक्तित्व और विचारधारा, व्यक्ति की पर्सनैलिटी और उसकी विचारधारा दोनों को ही प्रभावित करती है और प्रदूषित करती है। इससे निकलने का एक ही तरीका है कि इससे दूरी बनाई जाए, उसके बारे में न पढ़ा जाए न सुना जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 3 चीजें खासतौर पर अपनी कल्ट कल्चर के जरिए हमारे जेहन में उतारी हैं। एक है हिपोक्रेसी, सेकंड है फ्रॉड और थर्ड है करप्शन। और इन 3 चीजों का हमें अभ्यस्त बना दिया है। हमें एडिक्शन की तरह उसमें मजा आने लगा है। हम फ्रॉड को फ्रॉड नहीं समझते, हम हिपोक्रेसी को हिपोक्रेसी नहीं समझते, हम ये दुरंगे तिरंगेपन को जो हम समझने की कोशिश नहीं करते। हमने करप्शन को एक सामान्य चीज मान लिया है, क्योंकि ये 3 चीजें हैं, हिपोक्रेसी, फ्रॉड एंड करप्शन, ये 3 चीजें नरेंद्र मोदी की कल्ट कल्चर का अभिन्न हिस्सा हैं। तो जो लोग इसके प्रभाव में आए हैं वे लोग इन 3 चीजों से बहुत गहरे प्रभावित हैं और वे एक तरह से मनोरोग या मानसिक असंतुलन की अवस्था में हैं। कहने का आशय यह कि मोदी कल्ट ने वोट तो मिले, सरकार भी बनाई, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसका किया? उन लोगों का किया जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में डाल दिया। नरेंद्र मोदी का यह सबसे जघन्य अपराध है जिसे कि आप लोग नोटिस नहीं लेते। आप जाइए, इंटरनेट पर जाइए, आप तमाम किस्म के ऐसे वीडियो देखेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये पिता पुत्र के बीच में संवाद है, ये चाचा भतीजे के बीच में संवाद है, ये तमाम राजनेताओं के बीच में संवाद है। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को एक कॉमन साइंस के तौर पर कन्वर्ट करके लोगों के जहन में उतार दिया गया है। और अब वे लोग न तो हिपोक्रेसी के खिलाफ बोलते हैं, न वे लोग अब फ्रॉड के खिलाफ बोलते हैं, न वे अब लोग करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, बल्कि इस कहते हैं इससे बढ़िया तो काम कोई कर ही नहीं रहा। तो किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये, उसने इस तीनों चीजों को पकड़ा है और पिन पॉइंट किया है। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है उसको यथार्थ की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। जाके देखिए, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विकास हुआ है, सब चीज नॉर्मल है। जाके देखिए, क्या मॉल खुले? क्या मॉल में दुकानों में माल है? जी नहीं। सारा देश नॉर्मल है लेकिन माल नहीं है दुकानों में। सारे के सारे मॉल बंद, मॉल में खाली जिम खुला हुआ है, बड़ा बाजार की दुकान खुली हुई है, बिग बाजार टाइप। बाकी सारी दुकानें मैक्सिमम मॉल में बंद हैं। और जो दुकान खुली है उन पर ऊपर माल नहीं है, बाजार में माल नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उसको सिर्फ अपने आप खाते में देखिए। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में आपकी बचत की गई धनराशि बैंक में बढ़ी है या घटी है? आपके खर्चे बढ़े हैं घटे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मोदी कल्ट के जरिए आपका रियलिटी से संबंध एकदम तोड़ दिया, काट दिया। आपने अपनी रियलिटी को देखना ही बंद कर दिया। आपका बेटा बेरोजगार है, आपका भतीजा बेरोजगार है, आप उसकी फीस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि मोदी अच्छा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप यथार्थ को देखने की अपनी जो क्षमता है उसे खो चुके हैं। तो मोदी कल्ट से लड़ने का जो किसानों ने तरीका निकाला, उन्होंने हर चीज को यथार्थ की कसौटी पर परखा और देखा, रियल अनुभूति के आधार पर परखा और देखा।
और उसके बाद निष्कर्ष निकाला कि अब बोर्ड पर चोट होनी चाहिए और हमें एक नया लोकतंत्र चाहिए। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि मोदी की नीतियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा खुलकर चर्चा की जाए। मोदी के इस समाज के साथ में जो अंतर विरोध हैं, इस समाज के विभिन्न तबकों के साथ में जो अंतर विरोध हैं, उन अंतर विरोधों को उजागर किया जाए। और ये जो ब्रेन वॉशिंग मोदी ने की है, इस ब्रेन वॉशिंग से बचने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, मोदी का कंप्लीट बायकॉट करो। आप इंटरनेट पर मोदी के वीडियो मत सुनिए। आप बीजेपी के लोगों के जो स्टेटमेंट हैं उनको आप मत पढ़िए, उन्हें गंभीरता से मत लीजिए। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर के लोग बिना सोचे समझे मोदी की प्रशंसा में लिखते रहते हैं, उन सारे ग्रुपों से आप निकल जाइए। मोदी की यह पूंजी है, जिस दिन आप निकल जाएंगे मोदी ध्वस्त हो जाएगा। आप देख लीजिए, किसान कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, किसान कहीं मीडिया में भी नहीं है, लेकिन किसान ताकतवर रूप में दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने 20 लाख की रैली की है बिना मीडिया के समर्थन के, बिना व्हाट्सएप ग्रुप के, बिना इंटरनेट के। वे करनाल में आज 20,000 से ज्यादा लोग सुबह पहुंच चुके थे। ये इल्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए कि आप इंटरनेट पर नहीं रहेंगे, मोदी को नहीं पढ़ेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रहेंगे। मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूं। मैं मोदी के लोगों के लिखे को पढ़ता हूं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता। मैं जानता हूं वो झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं। तो मोदी कल्ट को से निकलने के लिए किसानों ने जो रास्ता अपनाया कि न मोदी को देखेंगे, न मोदी की सुनेंगे, न मोदी के विचारों के पास फटकेंगे, और यही वह ताकत है जिसने किसान एकता निर्मित की है। और वही ताकत आप शहरी लोगों को अपने बीच में विकसित करनी होगी, अन्यथा आप तय मान लीजिए। मैं लगातार फर्स्ट डे से, जिस दिन से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से मैं लिख रहा हूं, आप तय मान लीजिए आपका अगर अंडरवियर तन पर बचा हुआ है तो वो अंडरवियर भी अगली बार उतर जाएगा। जिन लोगों ने कभी 1 मील 1 फुट रेलवे की पटरी नहीं बिछाई, उनको वो रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, उनको रेलवे की संपत्तियां बेच रहे हैं। जिन्होंने एयरपोर्ट पर कभी कोई काम नहीं किया, वो एयरपोर्ट बेच रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। अभी सरकार के पास में ये सारे संसाधन हैं, तो आपको जरूरत पड़ी तो आपने काबुल भेज के जहाज से अपने लोग निकाल लिए। लेकिन अब जब ये जहाज सब प्राइवेट कंपनियों के होंगे तो उसका भुगतान तो कौन करेगा? प्राइवेट कंपनियां तो नहीं भेजेंगी आपके लिए जहाज। आपकी संपत्ति है रेल, तो आपने ढुलाई के लिए भी कह दिया, लेकिन जब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में रेल होगी तो क्या आप उसे चला सकते हैं? क्या आप उससे जनता की सेवा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में हर जगह किराए दुगने और तिगने बढ़े हैं, आप जान लीजिए। रेलवे की जो सामान्य सुविधाएं यात्रियों को मिलती थी, वे सुविधाएं छीन ली गई हैं। इसके बावजूद आप नरेंद्र मोदी के द्वारा जो विध्वंस नीचे किया जा रहा है, जो संपत्ति का अपहरण किया जा रहा है, इसे आप देखने के लिए तैयार नहीं है। किसान ये चीज समझ चुके हैं। किसान के कॉमन डिस्कोर्स का हिस्सा है नरेंद्र मोदी ने जो 7 साल में संपत्ति की लूट की है। आज किसान उसकी गांव गांव हर पंचायत में चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चा आपके बीच में भी आनी चाहिए। मैं अपने फेसबुक पे जो फ्रेंड है उनसे बहुत खासतौर पर बहुत दुखी हूं कि वो मोदी की नीतियों के बारे में लिखते ही नहीं है। मोदी की आलोचना में वे 4 पंक्तियां खर्च नहीं करना पसंद करते। अरे जब आप पंक्तियां खर्च करना पसंद नहीं करेंगे तो आप तय मान लीजिए। मैं पहले दिन से कह रहा था कश्मीर में जो हुआ है वो पूरे देश में होगा, वो चीज घट रही है। मुजफ्फरनगर में पंचायत चल रही थी, इंटरनेट बंद कर दिए गए। करनाल में पंचायत चल रही है, इंटरनेट बंद कर दिए गए। आसपास के जिलों के इंटरनेट बंद कर दिए गए। यह फंडामेंटल राइट है इंटरनेट। नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके बुनियादी जो अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार है, उन पर हमला किया जाए, लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं है। मोदी कल्ट से बाहर निकलो। किसान निकल चुके हैं, और किसान जब निकल चुका है तो आप तय मान लीजिए हिंदुस्तान को बदलने से कोई नहीं रोक सकता।
2022 और 2024 के चुनाव या जो भी चुनाव अब आएंगे, वो चुनाव अब हर जगह मोदी के लिए पराजय का संदेश लेकर आएंगे। मैं अंत में नरेंद्र मोदी से अपील करूंगा कि वो मुजफ्फरनगर जाके अपनी रैली करके दिखाएं। कोई बीजेपी का नेता रैली करके दिखाए, वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक अपनी रैली करके दिखाएं। किसान बताते हैं कैसे उनसे डील करते हैं। वो जो नया जो तेवर है, जो नई किस्म की जो लहर है, उस लहर को समझो। ये 21वीं शताब्दी किसानों की शताब्दी होगी। 20वीं शताब्दी बुर्जुआजी की थी, लेकिन अब जो भविष्य होगा वो अब किसानों का होगा और लोकतंत्र किसानों का होगा। जो लोकतंत्र में किसानों के साथ नहीं, वह संसद में नहीं जाएगा। जो लोकतंत्र में किसानों के साथ नहीं, वह विधानसभा में नहीं जाएगा। और ये जो वोट पर चोट, ये जो स्लोगन उन्होंने दिया है, ये स्लोगन बहुत मीनिंगफुल है। वे एक नई डेमोक्रेसी को खोज रहे हैं और वे नई डेमोक्रेसी विकसित करेंगे। वो कैसी डेमोक्रेसी होगी, वो धीरे धीरे खुलेगी चीज, हम लोग भी देखेंगे। पहली चीज तो दिखाई दे रही है कि वह डेमोक्रेसी ऐसी होगी जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव होगा। वह डेमोक्रेसी ऐसी होगी जिसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अब हाशिए पर जा चुकी है। वर्ग की राजनीति, वर्ग के हित, वर्ग की मांगें अब केंद्र में होंगी और यह लोकतंत्र के लिए अच्छे लक्षण की सूचना है। क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने ओवरऑल डेमोक्रेसी को बहुत डैमेज किया। बेहतर यह है कि हम जितनी जल्दी से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के भ्रमजाल से निकल जाएं और डेमोक्रेसी और मनुष्य को केंद्र में रखें, वर्ग को केंद्र में रखें, मजदूर और किसानों को केंद्र में रखें और उनके इर्द गिर्द लोगों को गोलबंद करें और नरेंद्र मोदी और उसके प्रचार के आभा मंडल से एकदम दूर रहें, उसका बायकॉट करें। यही लोकतंत्र की और किसानों के प्रति समर्थन की हमारी सही भूमिका होगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।